सभी लोग। मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने नर जननांग और मादा जननांग को कंप्लीट पढ़ लिया है। नर युग्मक का निर्माण कर लिया है, मादा युग्मक का निर्माण कर लिया है पुष्पीय पौधों के अंदर, यानी एक पुष्प के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। मैंने आपको क्या कहा था, देखो हमने पहले ये देखा था कि जो नर युग्मक है वो कहाँ किस में है, पराग कण के अंदर है। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो मादा युग्मक है वो कहाँ है, बीजांड के अंदर है, और बीजांड के अंदर भी कहाँ है, भ्रूणकोश के अंदर है, भ्रूणकोश के अंदर है। और ये दोनों ही नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही कैसे होते, अचलायमान होते, खुद नहीं चल सकते। तो इन्हें नर जननांग को मादा जननांग तक जाना होता है, लेकिन वो खुद नहीं जा सकता। तो इसीलिए नर जननांग को मादा जननांग तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागकण जो वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो एक तो ये बात होगी कि परागण क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, तो हम क्या कहेंगे, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही अचलायमान होते हैं। इसीलिए नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना होता है निषेचन की क्रिया संपन्न करने के लिए। तो वहाँ तब हमें एक परिभाषा मिलेगी जो हमारी क्या कहलाएगी, परागकण की परिभाषा कहलाएगी। तो देखिए, एक बार हमने पढ़ा था, ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। हमने ये बात पढ़ी थी, एक नर जननांग और एक मादा जननांग है। फिर हमने पढ़ा था कि जो ये पुकेसर है, इस पुकेसर के अंदर परागकोश है ना, पढ़ा था ना। परागकोश में लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। ये परागकण द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर, जनन कोशिका और कायिक कोशिका की अवस्था के अंदर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये बात हमने यहाँ तक पढ़ी थी, ये पढ़ रखी है ना। अब सुनो तो, मुक्त परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा या कहाँ तक पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। परागकणों का किसी भी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्यों पहुँचना था, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, या कोई हवा चलेगी तो इसके ऊपर गिर जाएंगे, कोई हलचल होगी तो इसके ऊपर गिर जाएंगे, कोई ना कोई माध्यम काम में आएगा, क्योंकि नर युग्मक अपने आप नहीं चल सकते। दोनों ही युग्मक यहाँ पे कैसे होते, अचलायमान होते हैं। परागण की परिभाषा समझ में आ गई। परागण किसे कहते हैं, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, क्यों परागण क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों ही युग्मक क्या होते हैं, अचलायमान होते हैं। फिर हमारी दूसरी बात ये रहेगी कि ये परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। परागण के प्रकार, अगला टॉपिक क्या रहेगा, परागण के प्रकार। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक है स्वपरागण, क्या है, स्वपरागण, और एक होता है परपरागण। एक है स्वपरागण, एक है परपरागण। अब मैं एक छोटा सा चित्र बनाती हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर
पुष्प लगाऊंगी, पत्तियां नहीं लगा रही, चलो लगाओ तो लगा लो एक दो पत्तियां भी, ये पत्तियां है। और यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगी, पुष्प लगा दूंगी, लगा दो पुष्प। चलो पुष्प लगाते हैं। पुष्प लगा देते हैं, इससे अलग तरह से बनाती हूँ ना नरजन्नांग और मादा जन्नांग वाली कहानी। ये यहाँ पर एक पुष्प लगा है, छोटा सा बना दूँ। ये हो गया मादा जन्नांग, ये हो गया नर जन्नांग, मादा जन्नांग, नर जन्नांग। और उसके बाद में ये यहाँ अपन क्या बना दे, इसके रंग बिरंगे पंखुड़ियाँ बना दे। ये रंग बिरंगी क्या बना दी, पंखुड़ियाँ बना दी। ये रंग बिरंगी क्या हो गई, पंखुड़ियाँ हो गई। और उसके बाद में यहाँ पर हरे रंग की पत्तीनुमा संरचना है, जिन्हें बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये एक पुष्प तो हो गया, ये एक पुष्प यहाँ बना दूँ, ठीक है, दो पुष्प हो जाएंगे। एक ही पादप पे कितने पुष्प बना दूँ, दो पुष्प बना दूँ एक ही पादप पे, ठीक है जी। चलो तो बना दो, तो फिर ये लो, एक ही पादप पे दो पुष्प हो गए, एक ये रहा, ये लो, ये लो, ये हो गई पंखुड़ियाँ, ये हो गई पंखुड़ियाँ, और ये हो गए बाह्य दलपुंज। बना दी एक ही पादप पे मैंने कितने पुष्प बना दिए, दो पुष्प बना दिए। सुनो तो अब कहानी, यहाँ पर क्या है, परागकण है। देखो एक पुष्प है, एक पादप है, एक पादप पे एक पुष्प है, और एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं। एक पुष्प के परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। या फिर एक पुष्प के परागकण मुक्त होकर उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या दूसरे पुष्प उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। हालांकि अगर दूसरा पुष्प है तो हम इसको एक परपरागण की श्रेणी में भी ले सकते हैं, परपरागण की श्रेणी में भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब परिभाषा देंगे तो अपन क्या कहेंगे, स्वपरागण किसे कहते हैं, तो परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या दूसरा पुष्प उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। शायद चित्र से बात समझ में आ गई होगी। एक तो मैंने उसी की ही वर्तिकाग्र तक पहुंचा दी, एक मैंने पादप तो वही रखा लेकिन पुष्प दूसरा दे दिया, इतनी परिभाषा है। अब हम कहेंगे कि इनके गमन के आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर स्वपरागण दो प्रकार के हैं। स्वपरागण दो प्रकार के, एक का नाम है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी स्वपरागण, ऑटोगेमी स्वपरागण, और एक का नाम है जीटेनोगेमी स्वपरागण, जीटोनोगेमी स्वपरागण। घर तो एक है, अलग अलग कमरे हैं, बात सुनो मेरी, घर तो एक है, अलग अलग कमरे हैं,
अगर हम एक ही कमरे के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो खुद ही जा रहे हैं, ऑटोगेमी। खुद के कमरे में ही चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद के कमरे में ही जा रहे हैं, तो क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। तो परिभाषा क्या होगी? पराग कणों का पराग कोश से उसी पुष्प की वर्तिका तक जाना क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। स्वपरागण कहलाता है। ऑटोगेमी स्वपरागण कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्या दिया है मैंने? जिटेनोगेमी। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकागर व उसी पादप पर गमन करते हैं, क्या कहलाते? जिटोनोगेमी कहलाते। चित्र देख लो। पादप एक है, एक पुष्प के परागकोश, एक पुष्प के परागकोश उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की, उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक गमन करते हैं, जिटोनोगेमी कहते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे, गेट आउट, है ना? जिटेनोगेमी, गेट आउट, यानी मेरे कमरे से बाहर। इसने क्या कहा? मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं लूंगी तेरे परागकण को, इसलिए तुम कोई और कमरा ढूंढो अपने लिए। इसीलिए बेचारी ये परागकण फिर क्या करते हैं? मजबूर होकर के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक चले जाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? आई होप चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में अगला हमारा क्या रहेगा? परपरागण। लेकिन परपरागण का मैं थोड़ी सी ही बातें बताऊंगी क्योंकि इसके पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। यहाँ हम इसके प्रकार करके इस यानी कि फिर ये पढ़ेंगे कि एक स्वपरागण के अंदर पादप में, एक पुष्प में क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना? क्या लाभ है और क्या हानि है। तो पहले एक बार इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लें। तो देखो परिभाषा, फिर एक पादप बना दूं। ये लो, एक पादप मैंने यहाँ बना दिया। ये लो जी, ये लो, इस पे एक ये लीव्स लगा दो भाई, है ना? एक ये लीव्स लगा दी इस पे, और एक इसके ऊपर क्या लगा दो? पुष्प लगा दो। एक इस पे क्या लगा दो? पुष्प लगा दो। तो लगा दो पुष्प, सेम सेम कलर, सेम कलर, सेम कलर। उसी पुष्प सेम होंगे, पादप सेम होंगे। ठीक है, ये ठीक है। अब कलिका बना दो, कलिका बना दो, कलिका बना दो, बना दी। अब कलिका के साथ साथ में बाह्य दल और बना दी। ये बना दिए बाह्य दल। दोनों एक ही पादप है, एक ही प्रजाति के पादप है, अलग अलग प्रजाति के पादप नहीं है। ये ध्यान में रखना, एक ही प्रजाति के पादप है। अगर ये अगर मटर का पौधा है तो ये भी मटर का पौधा है, ये गेहूं का पौधा है तो ये भी गेहूं का पौधा है, ये गुड़हल है तो ये भी गुड़हल है, यानी एक ही जाति के पादप। सुनिए तो, परागकणों का परागकोश से, परागकणों का परागकोश से किसी माध्यम के द्वारा अलग पादप, अलग पुष्प, लेकिन एक ही जाति की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। देखो क्या होगा? अलग पादप है, अलग पुष्प है, लेकिन जाति क्या है? समान है। वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। समझ में आ गया क्या? जिसको जीनोगेमी भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है? जीनोगेमी, XENO। ठीक है, परिभाषा समझ में अलग हटी होगा कि आपको बिल्कुल चित्र आराम से दिखाई दे, वरना मैं आगे आ जाऊंगी। सुनो क्या कहते हैं? एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण
उसी प्रजाति के दूसरे पादप पर लगे, उसी प्रजाति के दूसरे पादप पर लगे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। अब परपरागण बिना किसी माध्यम के नहीं होता। यहाँ पे कोई ना, क्योंकि देखो एक पादप ये है और एक दोनों अलग अलग पादप हो गए, तो एक पादप से पुष्प कण पराग कण दूसरे पादप तक जाएंगे। पराग कणों का पराग कोश से एक ही प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो कोई ना कोई तो लेके जाने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई सहायता करने वाला होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, परपरागण के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। अब वो माध्यम कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? स्वपरागण के दोनों प्रकार समझ में आ गए, परपरागण की परिभाषा समझ में आ गई। स्वपरागण में पादप एक ही रहेगा, लेकिन परपरागण में दो पादप हो जाएंगे, दो पौधे हो जाएंगे, लेकिन प्रजाति क्या रहेगी? समान रहेगी। जो परपरागण है उसे क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं माध्यम की बात करूँ तो दो प्रकार के माध्यम हैं। एक है अजैविक माध्यम और एक क्या रहेगा? जैविक रहेगा। एक क्या रहेगा? जैविक रहेगा। जो अजैविक है इसका मतलब जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव है, तो इसमें आप एक तो दोगे वायु पर परागण, वायु के द्वारा, और एक होगा जल के द्वारा। हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? जल के द्वारा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैविक के अंदर कोई ना कोई जीव रहेंगे, तो वो जीव देखो क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी कीट हो सकता है, जैसे मक्खियाँ, मधुमक्खी, है ना, ततैया, ये सब बीटल, ये सब भौरे, ये सब हो। क्योंकि ये जो कीट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो इस पुष्प पे आए और इस पुष्प का क्या ले लिया? जूस ले लिया। बात समझ में आ गई? इस पुष्प का क्या ले लिया? जूस ले लिया, और यानी कि उसको आप क्या कहते हो? मरकंद ले लिया, रस ले लिया। जो वो रस लेंगे तो ये परागकण उनके शरीर से चिपक जाएंगे, और वही कीट जब दूसरे पादप के पुष्प से मरकंद लेने जाएगा तो वहाँ पर ये अपने शरीर को हिलाएगा। तो हो सकता है वहाँ पे परागकण नीचे गिर जाए, हो सकता है कि वो कहाँ तक पहुँच जाए? वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए। तो वैसे पूरी डिटेल पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे केवल एक बार नाम बता रही हूँ। फिर उसके बाद में पक्षी, ठीक है, पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे चमगादड़ के द्वारा होता है, गिलहरी के द्वारा होता है, घोंगे के द्वारा होता है, ठीक है ना। फिर कुछ जंतु भी है, जैसे लीमर, गेक, छिपकली, अपने घर वाली। एक तो अपने घर पे जो पाई जाती है वो, और दूसरी एक हरे रंग की होती है वो। फिर है गार्डन, बगीचे में पाई जाने वाली छिपकली। ये छिपकली इसके शरीर में से काटे से दिखाई देंगे। मैदानों में पाई जाती है छिपकलियाँ, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इन सब की हम बात करेंगे, इनकी तो केवल अपन उदाहरण बात करेंगे, बाकी हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, हम तो इनका मेन पढ़ेंगे। ये है हमारे मेन। कीट के अंदर एक साल्विया है, पादप है साल्विया, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन अच्छा बनता है। अच्छा इसीलिए बनता है कि प्रैक्टिकल में भी है। बात समझ में आ गई? तो इनकी बात अपनी, इनकी ये माध्यम दे दिए मैंने किस किस माध्यम से होता है। अब वापस आ जाओ कहाँ पे? स्वपरागण पे। स्वपरागण की परिभाषा हो गई। जो स्वपरागण है उसके प्रकार हो गए ऑटोगेमी,
ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी। अब सुनो, अब हमारा प्रश्न ये रहेगा कि जो स्वपरागण है, जो स्वपरागण है, पुष्प में क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। पुष्प में क्या क्या युक्तियां होनी चाहिए स्वपरागण के लिए। तो एक पुष्प में क्या क्या युक्तियां होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहली युक्ति, पुष्प कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी। उभयलिंगी, बात समझ में आ गई। उभयलिंगी जिसमें नर और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि अगर नर जन्नांग अगर एक लिंगी होगी तो कैसे होगा आप बताओ मुझे, है ना, अलग अलग में तो हो ही नहीं सकता ना। उभयलिंगी होनी चाहिए, नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक में ही होनी चाहिए। दूसरी, नर जन्नांग और मादा जन्नांग का परिपक्वन काल समान होना चाहिए। जिस समय पराग कण बन रही हैं, परिपक्व हो रहे, उसी समय मादा जन्नांग के बीजांड के अंदर भी क्या बनना चाहिए, अंडकोशिका बननी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए अंडकोशिका। तो समकालिका, समकालिका का मतलब है दोनों जन्नांग का एक साथ परिपक्व होना, दोनों जन्नांग का एक साथ परिपक्व होना। तीसरी बात और सुनो, तीसरी बात, एक कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। तो जो पुष्प हमेशा बंद रहेंगे उनमें तो 100% ही स्वपरागण होना है, पर परागण होने की कोई संभावना ही नहीं है उनके अंदर। तो अपन ऐसे पुष्प को बोलते हैं अनुन्मलीय पुष्प। ऐसे मलीय पुष्प, ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते, अनुन्मलीय पुष्प। ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी नहीं खिलते, अनुन्मूलीय पुष्प कहलाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, एक होता है अनुन्मूलीय जो हमेशा खिलते रहते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है दोनों में क्या अंतर है। तो अनुन्मूलीय के अंदर तो पर परागण हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो खिलते तो पर परागण हो सकता है। तो अनुन्मूलीय का मतलब होता है जो पुष्प कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहते, और उन्मूलीय का मतलब क्या होता है, जो पुष्प हमेशा खिलते हैं, खुले रहते हैं। ठीक है, जो पुष्प हमेशा खिलते हुए खुले रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमेशा खिलते हैं, खिलते रहते हैं, और ये हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ये युक्तियाँ होनी चाहिए स्वपरागण के लिए। पहला हमने पढ़ा स्वपरागण की परिभाषा क्या है, दूसरा पढ़ा स्वपरागण के प्रकार क्या है, तीसरा पढ़ा स्वपरागण की युक्तियाँ क्या है, स्वपरागण किस किस में हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण के लाभ, क्या क्या लाभ है। तो सुनो, स्वपरागण में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगर कोई माध्यम, हवा नहीं हो, जल नहीं हो, है ना, कोई भी कीट पतंगे नहीं हो, तो इसके बिना भी सब एक ही तो पुष्प में हो रहा है भाई, थोड़ी सा दोनों। हाँ, एक तीसरी बात ये कि इन दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए, दोनों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ से बाहर निकलते इसके ऊपर गिर जाएंगे सीधे, है ना। ठीक है, तो इनकी क्या जरूरत है, जैसे ही पराग कण निकले, पराग कोश से निकलते यहाँ गिर जाएंगे, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ना माध्यम की जरूरत है ना ऊर्जा की आवश्यकता है। एक बात, ना माध्यम चाहिए और ना ऊर्जा चाहिए, एक दोनों ही नहीं, ना माध्यम चाहिए ना ऊर्जा चाहिए। फिर तीसरी बात और क्या है, सुनो, और क्या कहोगे कि ये जो पुष्प है इनसे बनने वाली पौधे शुद्ध वंशज में प्राप्त होंगे, शुद्ध वंशज प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि
इस पुष्प के जो गुण थे वही गुण तो दूसरे पुष्प में जाएंगे, क्योंकि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे हैं, तो शुद्ध वंशज प्राप्त होंगे। अरे अंतर कहाँ आया? फिर दो अलग अलग पुष्प होते, दो अलग अलग पौधे होते तो फिर भी अंतर आता, इसीलिए शुद्ध वंश प्राप्त होता है। सेम समान प्रजाति के पौधे बनते हैं, प्रजाति में विभिन्नता नहीं आती है, प्रजाति में विभिन्नता नहीं आती है। समान प्रजाति के जीव बनेंगे, प्रजाति में कोई विभिन्नता नहीं आएगी। जो लक्षण जनक कोशिका में है वही लक्षण पुत्री कोशिका के अंदर जाएंगे। तीसरी बात, अगली बात ये कहेंगे, एक ही जगह पे बहुत सारे बीज प्राप्त हो सकते हैं। बीज प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि इनके जो पादप होंगे वो पास पास पाए जाएंगे, दूर दराज पादप नहीं पाए जाते, इसीलिए एक साथ बहुत सारे बीज मिल सकते हैं, एक साथ बहुत सारे बीज मिल सकते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया है वो लगभग पहाड़ी क्षेत्रों के पादपों में पाई जाती है। बस कर लोगे, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है, समान प्रजाति प्राप्त होती है, जो लक्षण होते हैं वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, तो कोई बदलाव नहीं आता है। जो लक्षण होते हैं वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं। 1000 साल पहले पादप में जो लक्षण थे वही लक्षण 1000 साल बाद में आएंगे, उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब आनुवांशिक पदार्थ इसमें क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ये भी अच्छी बात है, ये भी एक नोट करने वाली बात है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो लक्षण है वो क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। लक्षण इसमें क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। चलो अब हम अगला पढ़ेंगे इसकी क्या हानियां हैं, क्या हानियां हैं। स्वपरागण होने की हानियां भी, जहाँ लाभ है वहाँ हानियां तो होनी है ही। तो पहली हानि सुनो, इससे बनने वाले बीज स्वस्थ व ओजपूर्ण नहीं होंगे। एक बात, स्वस्थ और, क्योंकि नए लक्षण नहीं पाए जाएंगे, नए लक्षण नहीं पाए जाएंगे, नए लक्षण नहीं आएगी तो विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, विभिन्नता नहीं पाई जाएगी तो नई प्रजाति का विकास नहीं होगा। तो स्वपरागण के दौरान पादपों में नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। ठीक है, पादपों में नई प्रजाति का विकास नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय तक अगर पादपों में स्वपरागण ही चल रहा है तो लंबे समय के बाद में निषेचन की क्रिया बंद हो जाएगी या फिर धीरे धीरे कमी आती जाएगी निषेचन के अंदर। निषेचन के अंदर धीरे धीरे क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार देख लो क्या क्या हुआ है। ठीक है, नई प्रजाति का विकास नहीं होगा, नई किस्म नहीं मिलेगी, लंबे समय तक स्वपरागण होने से निषेचन की क्रिया बंद हो जाएगी और पादप विपरीत परिस्थितियों में खुद को अनुकूलित नहीं कर पाएगा। मान लो जरूरी थोड़ा, जैसे मान लो एक जगह ऐसी कि वहाँ का जो तापमान है लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है, लंबे समय तक है, वहाँ के पादपों में स्वपरागण है, जो नया पादप बन रहा है निषेचन से वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तापमान सदा समान रहता, वातावरण बदलता रहता है। सोचो, हो सके उस एरिया का तापमान धीरे धीरे कम हो जाए, उस एरिया का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो ऐसी परिस्थितियों में वो पादप अपने आप को अनुकूलित नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहते हैं कि स्वपरागण के द्वारा नए लक्षण का विकास नहीं होता है और विपरीत परिस्थितियों में वो पादप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता है। ये इसकी हानियां हो गई। क्या क्या था हमारा टॉपिक? परागण किसे कहते हैं?
परागण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपरागण के लिए पुष्प में क्या क्या युक्तियाँ होनी चाहिए, वो उभयलिंगी होना चाहिए, समकालिता होनी चाहिए उसके अंदर। आप उभयलिंगी को द्विलिंगी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, द्विलिंगी भी कह सकते हो। अभी सेगमेंट होते पहले एक लिंगी बोल दिया था शायद, है ना, तो वो गलती से बोलते हैं उभयलिंगी होते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, उसकी हानियाँ पढ़ ली, उसके लाभ पढ़ ली। ध्यान में रखना, एक लिंगी नहीं होता, उभयलिंगी होता है, वो गलती से बोल दिया था। सुनो, यहाँ तक हो गया पूरी बात। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगली वाली क्लास के अंदर हम लोग पर परागण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर परागण, और पर परागण में साहिक युक्तियाँ पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे आराम से इस वीडियो को देखें और देख करके टॉपिक को क्लियर करें। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी ही थी।